नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों के। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 में 3 दिन पहले स्कॉर्पियो की टक्कर से पत्नी की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 28 साल के छत्रपाल की अस्पताल में 2 दिन तक उपचार होने के बाद वो अपनी जिंदगी की जंग हार गया और उसकी भी मौत हो गई। हादसा रविवार को हुआ। सेक्टर 62 में मोटरसाइकिल पर सवार होकर छत्रपाल और उसकी पत्नी नीरज किसी काम से जा रहे थे। सामने से आ रही तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो गाड़ी ने उसकी मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर मार दी। इस घटना में नीरज की पत्नी की उसी दिन मौत हो गई। थाना आदर्श नगर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही व तेज गति से वाहन चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि नीरज के शव का उसी दिन बादशाह खान अस्पताल में पोस्टमार्टम करा दिया गया और पति छत्रपाल को घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने उसका भी बादशाह खान अस्पताल में पोस्टमार्टम करा दिया है, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली साबित हो रहे हैं। पीड़ित परिवार आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग कर रहा है। दुर्घटना हुई है जिसमें एक पति और पत्नी की मौत हुई है, क्या पूरा मामला है? ये पति पत्नी थे। ये अपने यहाँ शहर से गांव सुनफेड़ की तरफ जा रहे थे। पति इसमें छत्रपाल था और पत्नी रजनी थी। ये अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो मलेरना रोड पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, उसके साथ इनका एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें दोनों एक्सपायर हो गए हैं। बॉडी उनके परिवार वालों को पोस्टमार्टम करवा कर हवाले कर दी है। गाड़ी तेज रफ्तार से बताई जा रही है। हाँ, गाड़ी तेज़ रफ्तार से थी, इसीलिए उसमें उन्हीं धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसमें किसी गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है और क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? इसमें एक्सीडेंट की जो धाराएं हैं वही लगी हैं और गिरफ्तारी के लिए उसके मालिक को नोटिस दे दिया गया है। जल्दी उसको गिरफ्तार करके कार्रवाई। गाड़ी में कितने लोग सवार थे जिस समय दुर्घटना हुई? गाड़ी मालिक ने अभी सिर्फ नोटिस दिया है, वो ड्राइवर के ही खिलाफ FIR दर्ज हुई है इसमें। तो पति पत्नी की बता रहे हैं कितने समय पहले शादी हुई थी? कुछ 1 साल 1 वर्ष पहले शादी हुई थी। हाँ, अभी कम ही समय हुआ है उनको भी। पहले पत्नी की मौत हुई और उसके बाद है उपचार के बाद जो पत्नी की ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई थी, पति की बाद में इलाज के दौरान मौत। चल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ के मोहना मार्ग से जगदीश कॉलोनी न्यू मार्केट की तरफ जाने वाले सड़क के किनारे खुले नाले से रोजाना 2-3 कार व अन्य गाड़ी फंसती हैं। नगर निगम के अधिकारी रोजाना यहां से निकलते हैं, लेकिन इस तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं जाता। किसी दिन यहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मोहना मार्ग से जगदीश कॉलोनी न्यू मार्केट को जाने वाली सड़क के कोने पर नाले के ऊपर पहले स्लैब रखी हुई थी और सफाई करने के नाम पर नगर निगम कर्मचारियों ने यहां से स्लैब को हटा दिया। फिर से दोबारा स्लैब नहीं रखी गई इसके ऊपर। यहाँ अब नाला खुला हुआ है। रोजाना मोहना मार्ग पर पूरे दिन इस जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। वाहन को बचाने और निकालने के चक्कर में चालक का ध्यान नाले की तरफ नहीं जाता है, इसलिए वाहन इसमें अक्सर फंसते जाते हैं। ऐसे में किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है और कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लोगों का कहना है कि बरसात के समय में इस नाले में महिला व पुरुष भी गिर जाते हैं, जिसके चलते उन्हें चोटें भी लगती हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से समस्या का समाधान नहीं किया जाता। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी किसी बड़े हादसे होने का शायद इंतजार कर रहे हैं। लगातार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है जो नाले हैं इनके ऊपर साफ़ सफाई की जाती है। साफ़ सफाई के बाद जो इनके ऊपर जो स्लैब बिछाई हुई है उनको हटा देते हैं और उसके बाद जो है गाड़ियाँ हैं गिरती हैं। तो कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, पर क्या करें, कोई सुनता ही नहीं। शिकायत की है कभी? शिकायत वो जो सफाई करने वाले आते हैं ना, उनका जो दरोगा आता है वो खुद देख के जाता है, लेकिन समाधान नहीं करा जाता। समाधान कुछ नहीं हुआ। क्या कोई गाड़ी वगैरह गिरती है कुछ भी? हाँ, गाड़ी कितनी दफ़ा गिरी है हमें। गिरी है? हाँ, फिर 5-5, 7-7 आदमी इकट्ठे होकर निकलवाते हैं। तो अधिकारी संज्ञान नहीं लेते इस मामले को कोई? क्या नाम है सर आपका? मान सिंह। नाले की अगर बात की जाए तो लोग बार बार शिकायत कर रहे हैं कि नालों की साफ सफाई जरूर की जाती है, लेकिन उन पर जो स्लैब बिछाई हुई है उनको हटा देते हैं, उनका ढकने का काम नहीं किया जाता, लेकिन उसके बाद गाड़ी और आदमी गिरते रहते हैं। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है जी। कई औरतें गिर गई इसमें, कई आदमी गिर गए इसमें। गाड़ी वगैरह गिरती है? गाड़ी भी गिर जाती है।
लेकिन इनको ढकने का काम जो है वो क्यों नहीं किया जाता? अब पता नहीं क्यों नहीं किया जाता जी। कोई आता है नगर निगम का अधिकारी? आते हैं। कहा आपने कभी कहा उनसे? हमने तो कई बार बोले हैं साहब, क्या कहते इसको सिल्ली को ढकवा दो, सिल्ली को ढकवा दो, कोई सुनता ही नहीं तो क्या करें। लेकिन ढका नहीं जाता। लोग उनकी तरफ से दावे किए जाते हैं कि उनकी तरफ से काम जरूर किया जाता है, लेकिन काम स्लिप जिस तरीके से उगड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं सारी उगड़ी रहती है बाबू जी, सारी उगड़ी रहती है। कोई बड़े हादसे को नौता देने के लिए इंतजार में बैठे हुए हैं। क्या पता जी कैसे कर सकते हैं इसको, क्या बात से। हाँ जी, क्या शिकायत दी इसकी कभी नगर निगम को आप लोगों ने? मैंने एक्चुअली नहीं की। मैं अभी इस काम को हैंडल कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड की अभी रिसेंटली डेथ हुई है। मेरे हस्बैंड ने बहुत बार यहाँ पे कंप्लेंट की थी, वीडियो बना के, फ़ोटो खींच के, बट अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ दिन पहले मैंने दीपक चौधरी जी हैं पार्षद, उनको मैंने वीडियो बना के सेंड करी है, तो वो शायद इस बारे में कुछ स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि उनका 2 दिन पहले एक आदमी आया था देखने के लिए। परेशानी कितनी होती है इसकी? ज़्यादा होती है, रोज़ ही गाड़ियाँ गिरती हैं। मैं बता नहीं सकती कितनी बार गाड़ियाँ गिरती हैं। 1-2 बार तो कोई जैसे ऑटो से उतरते हैं अचानक से लोग, उनको पता नहीं होता, वो भी गिरे हैं इसमें नाले में। चोट भी आती है? चोट भी आई है काफ़ी बार, लेकिन वो ये जो भी यहाँ पे गिरता है वो हमें ही सुना के चला जाता है कि आपके बाहर है, आप कुछ करते क्यों नहीं हो। हमने कितनी बार अपनी तरफ से पैसे खर्च करके इसको रिपेयर भी करवाया, लेकिन वो ये जब सफाई करने वाले आते हैं वो इसको खोल के और फिर चले जाते हैं। और अगर हम उन्हें कुछ बोलने लग जाते हैं तो कोई तो होता है कि उल्टा बोल देता है कि आप हमें सफाई नहीं करने दे रहे हो। कोई कहता है अच्छा ठीक है मैम इसको ढक देंगे। कई बार ढक के भी गए हैं, पर क्या होता है कि जब गाड़ी इसके ऊपर आती है ना, तो जो ये पत्थर है ये उल्टा नाली में ही गिर जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीती शाम हरियाणा सरकार के सहयोग और विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की महानिदेशक तृप्ता ठाकुर और प्रिंसिपल निदेशक मंजू ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर प्रशिक्षण ले रहे इंजीनियरों ने नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से पिछले 8 साल में विद्युत के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों का प्रदर्शन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश में 404 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि मांग 215 गीगावाट की है। हमारे पास सरप्लस बिजली उपलब्ध है। बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले 8 साल में मोदी के मार्गदर्शन में पावर सेक्टर में जो सुधार हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा कि इन सालों में सिर्फ बिजली का उत्पादन ही नहीं बढ़ाया गया, बल्कि इसका वितरण भी किया गया है, जिसके लिए लाखों ट्रांसफार्मर लगाए गए और नई लाइनें बिछाई गई, पुरानी लाइनों को बदला गया। इसके अलावा कई सबस्टेशन भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 46 लाख घरों को बिजली दी गई है। 18,000 गांव में जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचाई गई। उन्होंने गर्व से कहा कि आज देश के 404 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि मांग 215 गीगावाट की है। आज हमारे पास सरप्लस बिजली उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि पहले गांव में 12.5 घंटे बिजली आती थी, लेकिन अब 22.5 घंटे बिजली आती है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की प्रिंसिपल निदेशक डॉक्टर मंजू ने बताया कि हमारे यहाँ सिर्फ अन्य राज्यों से ही नहीं बल्कि बांग्लादेश से भी आए इंजीनियर यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये सभी सुपर थर्मल पावर के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पावर सेक्टर में जिस तरह से काम हो रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत विश्व में पहले स्थान पर होगा। इसके लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश पर काम किया जा रहा है। पिछले 8 सालों में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे मंत्री श्री R.K. की रहनुमाई में पावर सेक्टर में जो सुधार हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं। और पावर सेक्टर में न सिर्फ जनरेशन को बढ़ाया गया है, बल्कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए भी लाखों करोड़ की योजनाएं जी, जैसे RDS स्कीम है, उसमें लाखों ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, लाइनों को बदला गया है, सब स्टेशन लगाए गए हैं, अपग्रेड किया गया है। तो ये सारे केबलिंग की गई है। और आज भी हर राज्य से प्रस्ताव आकर उसमें ऐसे काम किया है जिससे पूरे सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए। 2 करोड़ 86 लाख घरों में बिजली दी गई है। 18,000 गांव जिनमें बिजली नहीं थी उनमें 1 साल से पहले उन गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। आज हमारे यहाँ
बिजली का जो जनरेशन है, कैपेसिटी है, वो 404 गीगावाट की है और हमारा पीक लोड जो खपत है, डिमांड है, वो 215 गीगावाट है। यानी कि हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। आज पहले गाँवों में 12.5 घंटे बिजली आती थी, आज गाँव में 22.5 घंटे बिजली आती है, शहरों में 23.5 घंटे बिजली आती है। मतलब ये सारा काम पिछले 8 सालों में करके दिखाया। आज पिछली सरकारों में 6 लाख LED बल्ब बांटे गए। इस सरकार में उजाला कार्यक्रम के 37 करोड़ बल्ब LED के बांटे गए। जो 70 रुपये में आता, जो 350 में आता था, वो 70 में दिया गया। तो इससे देश की जो एनर्जी है उसको भी हमने बचाया है, देश के कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया है। यानी कि मतलब इस तरह और बिजली ऐड हो गई है हमारी, बिजली बचा के। और आदरणीय मोदी जी ने जो कहा है COP26 में कि 2030 तक हमको 500 गीगावाट बिजली का रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ाना है। और मोदी जी जो लक्ष्य तय करते हैं, मोदी जी की सरकार उसको समय से पहले अचीव करते हैं। अभी जैसा बताया कि 2030 तक हमको ये रिन्यूएबल एनर्जी जो थी 40% हमको कर रही थी, लेकिन वो 40% 2030 की बजाय 9 साल पहले हम नवंबर 2021 तक पूरी कर लिया वो टारगेट। मतलब मोदी जी की सरकार का करिश्मा देखिए कि 9 साल पहले टारगेट को पूरा कर लेना। दूसरे देशों को भी बिजली दी जा रही है। देखिए निश्चित तौर पर भारत दूसरे देशों को भी बिजली देता है। अब मोदी जी ने देखिए एक नेशन एक ग्रिड, आज कहीं भी बिजली पैदा की है, कहीं भी हिंदुस्तान में पहुंचाई है। अब 1 सन और 1 वर्ल्ड, ये मोदी जी ने कहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की और। अभिषेक हत्याकांड में मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी नहीं होने से खफा वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। वकीलों ने मामले में सभी आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर एसपी का पुतला फूंका। हड़ताल में बैठे वकीलों ने कहा कि गत दिनों गांव फुलवाड़ी के रहने वाले BAMS डॉक्टर अभिषेक की रात के समय हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को सड़क दुर्घटना दिखाने का भी प्रयास किया गया, मगर CCTV फुटेज से पूरी असलियत सामने आ गई। कई दिन बीत जाने के बाद भी मामले में मुख्य आरोपित गिरफ्तारी से बाहर है। इतना दिन बाद मामले में एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका है। मृतक अभिषेक के पिता भगत सिंह पोसवाल वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को शुरू की। बार एसोसिएशन के प्रधान सुनील डागर के आह्वान पर यह हड़ताल आयोजित की गई। जब तक मामले में सभी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की जाती, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान बार एसोसिएशन के प्रधान सुनील डागर, उप प्रधान अशोक शर्मा, तेज सिंह तेवतिया, सचिव राकेश शर्मा, संजीव लांबा, काजल तेवतिया, संदीप डागर, जोगेंद्र चौहान, धर्मेंद्र तेवतिया, शिव रावत, रविंद्र चौहान, उमेश चेची, आज़ाद बैंसला, मुकेश डागर, विक्रम वशिष्ठ, विकास डबास, नरेंद्र डबास, यश डागर, जितेंद्र रावत, भूपेंद्र सोलंकी, संदीप गुप्ता, श्वेता आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। लेकिन पुलिस उसमें कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। हमने सारे कोशिशें कर ली है, जिनके बावजूद भी पुलिस कोई कदम नहीं उठा रही है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके लिए हमने यहाँ पे हड़ताल करी है। हड़ताल को ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस अब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे हार के वकीलों ने अपने साथी वकील को सहयोग देने के लिए आज संपूर्ण लॉकडाउन किया है इस कोर्ट में, जिसके लिए कोर्ट के बाहर ताला लगा दिया गया है और सबको रोक दिया गया है जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पलवल के नेशनल हाईवे पर अपेक्स अस्पताल और पंचवटी चौक के नजदीक सचिन अस्पताल पर आयकर विभाग की टीम के छापा मारते ही शहर के बड़े अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। सुबह 8 बजे आयकर विभाग की दो टीमों ने अस्पताल में कागजों की जांच शुरू की। दोनों टीमों में अधिकारी और कर्मचारी ने अस्पताल में पुलिस बल के साथ एंट्री की। अस्पताल के डॉक्टरों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी रेड मारने की चर्चाएं चल रही है और आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान पुलिस ने अस्पताल में आवाजाही बंद कर दी और एक व्यक्ति की तलाशी ली और तलाशी के बाद ही अंदर बाहर जाने दिया। शहर के कई बड़े अस्पताल इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर है। सुबह मरीजों की आवाजाही और जांच के दौरान आयकर विभाग ने छापा मारा।
अस्पताल के मुख्य द्वारों को बंद करके पुलिस का पहरा लगा दिया गया और इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखा गया कि अस्पताल में भर्ती या आने वाले मरीजों को किस प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अधिकारी कागजों की जांच पड़ताल करने में जुटे रहे और डॉक्टर मरीजों को चेक करते रहे। कार्यवाही के बारे में अधिकारी कुछ कहने से बचते रहे। उनका कहना है कि कार्यवाही पूरी होने पर जानकारी साझा की जाएगी। छापेमारी की कार्यवाही के दौरान दस्तावेजों की जांच की जा रही है और बहुत सारे दस्तावेज आयकर विभाग ने अपने कब्जे में लिए हैं। टीम ने कंप्यूटर को खंगाला और कैश काउंटर को भी चेक किया। मरीजों को पक्के या कच्चे बिल दिए जाने के बारे में भी पूछताछ की गई। छापेमारी के दौरान एपेक्स अस्पताल के डॉक्टर अभिषेक जैन और सचिन अस्पताल के मालिक डॉक्टर सचिन गुप्ता ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती, जबकि उनका काम पूरी तरह से पारदर्शी है। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान कई अस्पतालों के खिलाफ मरीजों ने शिकायत की थी कि ऑक्सीजन के अभाव में कई लोगों की मौत हुई थी। इस बारे में एफआईआर भी दर्ज की गई थी, लेकिन कार्यवाही आज तक नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि ये दोनों अस्पताल लंबे समय से आयकर विभाग के रडार पर थे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM की खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।